हाय हेलो एवरीवन। सो Q2 के बिजनेस अपडेट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। आज हम 3 बैंकों का बिजनेस अपडेट डिस्कस करेंगे। देन उसके साथ में कुछ और भी कंपनीज के आए हैं, कुछ ब्रोकिंग कंपनीज के भी आए हैं, उनको भी हम आगे कवर करेंगे। सो IDFC फर्स्ट बैंक का बिजनेस अपडेट आ गया सेकंड क्वार्टर का। तो उसको देखते हैं कि किस तरीके का बिजनेस अपडेट बैंक ने सेकंड क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। एक जो सबसे बड़ा अपडेट है, जो काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं इनके इनके मर्जर को लेकर के। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मर्जर है वो कंप्लीट हो गया, 1 अक्टूबर को ये मर्जर कंप्लीट हो गया बैंक का। एंड इनका जो मतलब टेक्निकली अगर आप देखो तो अब ये बैंक जो है वो इनका कोई प्रोमोटर नहीं है। अब ये टोटली प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक है। जैसे आपका आईसीआईसीआई बैंक है, आपका एचडीएफसी बैंक है, उस कैटेगरी में बैंक आता है। सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग आपकी पब्लिक की है, देन उसके बाद एफआईआईज, डीआईआईज और थोड़ी बहुत होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की भी है। बट इससे अगेन बिजनेस के फंडामेंटल पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस को चलाना है तो वही मेन फोकस तो वही करना पड़ेगा। आपको लोन अच्छी जगह देना है, हाई मार्जिन पे देना है और टाइमली उसको रिकवर करना है। तो फंडामेंटल तो सारे उसी पे डिपेंड करेंगे। सो बैंक का अपडेट जो है, 3 मेजर अपडेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रिपोर्ट किए हैं। पहला अपडेट है इनके लोन ग्रोथ को लेकर के। बैंक का जो लोन बुक है वो बढ़ करके 2,22,000 करोड़ का हो गया है और इसमें 21% की ग्रोथ रही है वाई लेवल पे। फिर उसके बाद कस्टमर डिपॉजिट की बात करें तो इसमें भी 32% की ग्रोथ रही है। यहाँ पे तो मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बड़े बड़े बैंकों को बहुत हाई मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर। तो 32% की ग्रोथ है इनकी डिपॉजिट बुक के अंदर। तीसरा अपडेट है कासा डिपॉजिट का, जो कि 38% पे ग्रो हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो आपका टोटल डिपॉजिट ग्रो हुआ 32% पे, कासा डिपॉजिट हुआ 38% पे, जिसकी वजह से आपका कासा रेशियो बढ़ करके हो गया 49%। तो ये 3 मेजर अपडेट इन्होंने रिलीज किए हैं फर्स्ट क्वार्टर के। अब वन बाय वन अगर हम इनका छोटा सा डिस्कशन करें तो लोन ग्रोथ का जो ये नंबर है 21% का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। बिकॉज मैनेजमेंट ने दिसंबर में जो इनका थर्ड क्वार्टर का जो अपडेट आया था उसके साथ ही इन्होंने अपना विजन शेयर किया था कि भाई अगले 5 साल में हमको हमारा लोन ग्रोथ 25-30% पे ग्रो नहीं करना है, हमको 20% पे ग्रो करना है। तो ऑलरेडी आपने गाइडेंस नीचे के लेवल का दिया है ग्रोथ का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ठीक परफॉर्मेंस है बैंक का। दूसरा इन्होंने टारगेट दिया था अपने डिपॉजिट बुक का कि हम 25% से ग्रो करेंगे डिपॉजिट बुक को, लेकिन ऑलरेडी बैंक 32% पे ग्रो कर रहा है। हर एक क्वार्टर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात होती है कि मतलब डिपॉजिट बुक में बहुत बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में ये बैंक काम कर रहा है और एक एक हाई ग्रोथ को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियोज बैंक का जो 130% था वो अब इंप्रूव होकर के धीरे धीरे 100% की तरफ आ रहा है। एंड इसीलिए बैंक ने 32% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है इस क्वार्टर के अंदर भी। अब एक एक चीज जो इस बैंक की काफी अच्छी भी लगती है कुछ इन्वेस्टर्स को, कि ये बैंक जो है वो अपने हर एक चीज का बार बार रैशनल देता है कि हम अगर कोई पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे बैंक ने अपडेट के साथ में बोला है कि डिपॉजिट बुक हम क्यों इतने हाई पेस पे ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारे पुराने लोन्स हैं, पुरानी जो बोरोइंग्स हैं आईडीएफसी लिमिटेड की, उसको रीपे करना है। और इस ईयर के एंड तक, FY25 के एंड तक इनका ऑलमोस्ट ये लोन जो है वो रीपे हो जाएगा, बहुत कम पार्ट बचेगा। और FY26 तक इनका ये पूरा लोन जो है कंप्लीटली पे कर देगा बैंक। देन उसके बाद अपने डिपॉजिट बुक की ग्रोथ जो है वो बैंक थोड़ा सा कम कर सकता है। अभी जो इतना मसल पावर लगा रहे हैं अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो करने में, वहां पे थोड़ा सा बैंक रिलैक्स कर सकता है। इसका मतलब बैंक का ऑपरेशनल एफिशिएंसी थोड़ा सा बढ़ेगा, ऑपरेशन कॉस्ट कम होगा। और जैसा इनका गाइडेंस है कि कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा, सो वो चीज रिफ्लेक्ट होनी हमको दिख सकती है बैंक में। कासा रेशियो मतलब आई डोंट नो बैंक किस तरीके से कर रहा है, लेकिन हर एक क्वार्टर में इनका कासा रेशियो इतने एफिशिएंसी के साथ में इंप्रूव हो रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बैंक के लिए। पिछले 3 साल में जब से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े बैंकों को हमने देखा है कि कासा रेशियो बैंकों का कितनी तेजी से गिरा है। 30% तक कासा रेशियो आ चुका है बैंकों का। लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई और बैंक है जो इस लेवल का कासा रेशियो मेंटेन कर पा रहा है जो आईडीएफसी कर रहा है। इनका कासा रेशियो एक टाइम पे 50% से ज्यादा था, लेकिन 3-4 क्वार्टर पहले उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ। देन पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि बढ़ करके 47% हुआ, फिर 48% हुआ और अब ये ऑलमोस्ट 49% टच कर रहा है। कोटक बैंक एक होता था जिसका कासा रेशियो 50% के आसपास है होता था, लेकिन आज के टाइम पे कोटक का भी कासा रेशियो आप देखोगे तो 42-43% पे चला गया है। तो ये सिर्फ 6 साल पुराना बैंक और इतनी एफिशिएंसी के साथ कासा रेशियो मेंटेन कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बैंक के लिए। एंड
इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि पिछले 2 क्वार्टर से अपने इंटरेस्ट रेट को लगातार ये कम कर रहे हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा देकर के कासा बुक ग्रो कर रहे हो। सो इन तीनों पार्ट पे बैंक ने फिर से अच्छा अपडेट दिया है। एंड मतलब लॉजिकली अगर हम देखें तो इन तीनों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। हर एक क्वार्टर में बैंक का ये तीनों पार्ट पे तो अच्छा ही रहता है। लोन ग्रोथ अच्छा होता है, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा होता है, कासा रेशियो अच्छा होता है। तो जिसकी वजह से इनका पीपीओपी जो होता है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें भी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस आती है बैंक की। बैंक का जो मेन जो प्रॉब्लम आता है इस बैंक के साथ में, वो आता है इनके उसके नीचे के लेवल में। मतलब जो आपका प्रोविजनिंग का नंबर है, जो आपका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है, वहां पे थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम दिखता है। लास्ट क्वार्टर में इनके एनपीए बढ़े थे, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस का बुक जो है उसमें एनपीए बढ़ गए। आपके तमिलनाडु वाला जो पोर्टफोलियो है 50% वहीं पे दिया हुआ है इन्होंने माइक्रो फाइनेंस। अब उसको वो मेन थोड़ा सा हमको देखने लायक है कि जब रिजल्ट आएगा तो वहां पे कैसी परफॉर्मेंस होती है बैंक की। ऑल दो इन्होंने पहले ही उस चीज को कंफर्म किया है, अभी जो एजीएम हुई थी उसमें वापस से रीकंफर्म किया कि फर्स्ट हाफ जो है FY25 का, उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज सेकंड क्वार्टर में भी ये काफी हाई प्रोविजनिंग करेंगे। तो सेकंड क्वार्टर में आप प्रोविजनिंग हाई करोगे, इसका मतलब आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। और बैंक ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये आरओए का जो नंबर है इनका पूरे FY25 में, उसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं रहेगी, वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रहेगा जिस लेवल पे FY24 के अंदर था। तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ खास इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बैंक के, जो इनका अभी तक का अपडेट है। सेकंड क्वार्टर में एक बार रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैनेजमेंट का थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा हमको कि अगले 2 क्वार्टर कैसे रह सकते हैं बैंक के। तो अपडेट देखें तो अपडेट ठीक है बैंक का, लेकिन मतलब ऐसा कुछ बहुत एक्साइटिंग नहीं है, बिकॉज वो मेन प्रॉब्लम तो है ही बैंक के साथ में। एंड करंट लेवल पे कुछ खास अपॉर्चुनिटी भी नहीं बनती है। प्राइस टू बुक आपको जरूर दिखेगा कि अब कम होकर के 1.6 पे आ गया है, जो कि एक टाइम पे 2.2 2.3 पे होता था। बिकॉज मार्केट लगातार पनिश कर रहा है इसके स्टॉक को, क्योंकि पैड ग्रोथ नहीं है, शेयर होल्डर के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। सो वो चीज देखेंगे, ट्रैक करते रहेंगे आगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसे अपडेट आते हैं इनके। अब इसके साथ में दो और बैंक है, ये दोनों मिड कैप बैंक है, जो रडार पे रखने लायक है। इनके फंडामेंटल्स में एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो उसमें पहला बैंक है आपका फेडरल बैंक। सो फेडरल बैंक जो है, आई थिंक मैं इसको लास्ट 2-3 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। लेकिन इस बैंक को आप एक कंसिस्टेंट बैंक बोल सकते हो, बिकॉज बैंक ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है पिछले 3 साल के अंदर। सो इनका भी Q2 का अपडेट आया है। पहले अपडेट देख लेते हैं किस तरीके का अपडेट है। तो फेडरल बैंक का अगर आप कासा बुक देखोगे तो 11% की रेट से ग्रो हुआ है। टोटल डिपॉजिट बैंक का 16% से ग्रो हुआ है, और एडवांसेस बैंक के 19% से ग्रो हुए हैं। अब फेडरल बैंक के साथ में पॉइंट क्या है कि मतलब इस बैंक ने कभी भी ऐसे नंबर्स रिपोर्ट नहीं किया कि मतलब 40% का ग्रोथ या 35% का ग्रोथ, लेकिन कंसिस्टेंटली इस बैंक ने 18-20% की ग्रोथ को मेंटेन करके रखा है, अपने लोन बुक के अंदर भी, डिपॉजिट बुक के अंदर भी, और प्रॉफिट के नंबर में भी। मतलब आपका जो बिजनेस है वो तो ग्रो हो ही रहा है, लेकिन साथ में आपने एसेट क्वालिटी को भी कंट्रोल करके रखा है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इस बैंक की इंप्रूव हुई है। इस क्वार्टर में भी अगर हम अपडेट देखें तो 19% का ग्रॉस एडवांसेस, अगेन काफी अच्छा नंबर है। डिपॉजिट बुक में भी 16% के आसपास की ग्रोथ है, ये भी ठीक है। कासा रेशियो भी फेडरल का अगर आप देखोगे तो अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, 30% पे इनका कासा रेशियो आ गया है पिछले क्वार्टर से, और इंप्रूवमेंट ही आई है इसके अंदर। तो कासा रेशियो भी ठीक चल रहा है बैंक का। अब यहां से हमको देखना है कि बैंक का जो रिजल्ट आएगा उसमें इनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो फेडरल बैंक का एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो लास्ट कॉन कॉल हुआ था, जो थोड़ा बहुत गो थ्रू किया मैंने, उसमें इन्होंने गाइडेंस भी अच्छी दी है। सो बैंक इसी ग्रोथ को मेंटेन करना चाह रहा है, 18 से 20% के आसपास का ग्रोथ बैंक देख रहा है। प्लस मैनेजमेंट बोल रहा है कि आरओए हमारा इंप्रूव होगा। सो इनका आरओए जो है वो अभी करंटली 1.2 के आसपास है। मैनेजमेंट का कहना है कि इसको FY25 के एंड तक हम 1.3 1.35 तक लेके जाना चाहते हैं। मतलब क्या, आरओए बढ़ेगा यानी प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारी एसेट क्वालिटी अच्छी रहेगी। फेडरल बैंक उन कुछ लेंडर्स में से था Q1 में जिसका ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनका ग्रॉस एनपीए आई थिंक 13 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ था मार्च के लेवल से। और Q1 हम सबको पता है कि काफी चैलेंजिंग क्वार्टर था लेंडर्स के लिए। बैंक्स ने तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब बैंकों का जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ा थोड़ा खराब हुआ था, लेकिन फेडरल बैंक का ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ Q1 के अंदर भी। लगातार इस बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। एंड पूरे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखोगे तो फेडरल बैंक का एक ऐसा स्टॉक दिखता है जिसको मार्केट ने भी रिवॉर्ड किया है पिछले 1 साल के अंदर, 18-20% का रिटर्न भी डिलीवर किया है इसके स्टॉक ने। बिकॉज वही पॉइंट है कि कंसिस्टेंटली हर एक पैरामीटर पे अच्छा काम कर रहा है फेडरल बैंक। तो आगे का गाइडेंस भी अच्छा दिया है, आरओए इंप्रूव करने का गाइडेंस है बैंक का।
और मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो इसी रेंज में रहेगा, 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन करने का गाइडेंस दिया है बैंक ने। यानी ये एसेट क्वालिटी में भी कोई डिटोरिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ को लेकर के कॉन्फिडेंट है एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अच्छा गाइडेंस दिया है बैंक ने। एक्चुअली उन्होंने लास्ट ईयर कुछ फिनटेक कंपनीज के साथ में टाई अप किया था, जहां पे ये अपने हाई यील्डिंग एसेट को बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे थे, अनसिक्योर्ड वाले पार्ट को बढ़ाने पे फोकस कर रहे थे। तो वहां पे थोड़ा सा कंसर्न आया था कि कहीं, बिकॉज बैंक का पास्ट का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, सो ऐसा कंसर्न आया था कि आगे चल के इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे फेडरल का परफॉर्मेंस पिछले एक साल का, तो इन्होंने एक्चुअली में एनपीए को कंट्रोल किया है। हाँ, मार्जिन का नंबर इस बैंक का बहुत अच्छा नहीं दिखेगा आपको, 3.2% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है फेडरल का। एंड इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में भी इस चीज को बोला कि इसको लेकर के आप हमको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, बाकी प्लेस के साथ में कंपेयर भी कर सकते हो कि किसी का मार्जिन जो है वो 4% है, 5% है, आपका 3.2% क्यों है। लेकिन उसके साथ में आपको ये भी देखना होगा कि जो 4-5% के मार्जिन लेके बैठे हैं उनका क्रेडिट कॉस्ट मतलब बहुत हाई है, एसेट क्वालिटी को लेकर के वो रो रहे हैं। लेकिन उसी के अपोजिट हमारा मार्जिन 3.2% है, पर हम सुपर कॉन्फिडेंट है कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट पूरे साल में अच्छा रहेगा, मेंटेन करेंगे एसेट क्वालिटी को और प्रॉफिट को भी बढ़ाएंगे पूरे साल के अंदर। तो इनका इनका फोकस एक्चुअली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के ऊपर नहीं है, इनका फोकस है लो रिस्क हाई रिटर्न के ऊपर। तो उसी फंडामेंटल पे बैंक काम कर रहा है, मार्जिन कम है लेकिन लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ अच्छी है बैंक की। तो ये बैंक एक्चुअली रडार में रखने लायक है। इसका भी प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आईडीएफसी के लेवल का ही है, 1.6 के आसपास का प्राइस टू बुक है इस बैंक का। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सेकंड क्वार्टर में भी अगर इनका ये प्रॉफिट का और एसेट क्वालिटी का नंबर अच्छा आता है, बिकॉज अपडेट तो अच्छा आया ऑलरेडी, और मैनेजमेंट उसके ऊपर से गाइडेंस वैसा मेंटेन करता है, तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है फेडरल बैंक, बिकॉज 1.5 का प्राइस टू बुक है। आरओई लगभग इनका 14% के आसपास है। अगर आरओई में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली हमको, 15% तक गया, तो डेफिनेटली ये एक री रेटिंग कैंडिडेट बन जाएगा मिड कैप बैंकिंग स्पेस के अंदर। सो रडार पे रखेंगे फेडरल को एंड देखेंगे सेकंड क्वार्टर में इनके नंबर्स ओवरऑल कैसे आते हैं और मैनेजमेंट का कैसा गाइडेंस रहता है। तीसरा जो बैंक है इस कैटेगरी के अंदर वो है आपका आरबीएल बैंक। सो आरबीएल बैंक भी अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 साल के अंदर कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट रही है इस बैंक के अंदर भी। मैनेजमेंट में बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, देन उसके बाद मैनेजमेंट इनकी चेंज हुई है और उसके बाद से बैंक ने काफी अच्छा काम किया, अपने बिजनेस को भी ग्रो किया है और फंडामेंटल्स भी इंप्रूव किए हैं। अब इनका अपडेट अगर आप देखोगे तो अच्छा अपडेट है, 20% का डिपॉजिट ग्रोथ है, कासा का ग्रोथ भी ठीक ठाक है, 13% का है, और कासा रेशियो बैंक का अब 33.5% पे आ गया है। ग्रॉस एडवांसेस बैंक के 15% से ग्रो हुए हैं ऑन अ वाई बेसिस। इनका थोड़ा सा अगर हम वो डिस्कस करें तो आरबीएल मेनली जाना जाता है अपने क्रेडिट कार्ड के लिए। क्रेडिट कार्ड एक काफी पॉपुलर बिजनेस है आरबीएल बैंक का। सो इस बैंक ने एक्चुअली FY26 का एक अपना विजन तैयार किया है। आई थिंक पिछले साल इन्होंने ये लॉन्च किया था कि FY26 तक बैंक ये चाहता है कि 20% पे हमारा डिपॉजिट बुक ग्रो हो, 20% पे हमारा लोन बुक ग्रो हो, आरओई का नंबर हमारा 1.4 और 1.5% तक जाए और आरओई का नंबर हमारा 14 से 15% तक जाए। तो ये एक्चुअली टारगेट काफी अच्छा सेट किया था आरबीएल ने, और अगर आप पिछला 3-4 क्वार्टर देखोगे तो आरबीएल ने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया है। थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम आया था पिछले क्वार्टर में एनपीए को लेकर के, स्लीपेजेस को लेकर के, जो कि हर एक लेंडर के साथ में आया है। और क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन में थोड़ा सा ज्यादा डील करता है, क्रेडिट कार्ड वैसे ही आपका काफी हाई क्रेडिट कॉस्ट वाला बिजनेस माना जाता है, तो इनके क्रेडिट कॉस्ट थोड़े से लास्ट क्वार्टर में ज्यादा थे। मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है, Q1 का जो कॉन कॉल था, मैनेजमेंट कह रहा है कि इस पूरे साल में ग्रोथ को लेकर के तो हम कॉन्फिडेंट है, उतना ग्रोथ मेंटेन कर लेंगे। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने 2.2 से 2.3% का दिया है पूरे FY25 का। अब आप बोलोगे कि क्रेडिट कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों है आपका, आप तो एक बैंक हो, एनबीएफसी तो हो नहीं, लेकिन उसके साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इनका मार्जिन काफी हाई है, इनका यील्ड काफी ज्यादा रहता है, 14% के आसपास का यील्ड ये बैंक चार्ज करती है अपने कस्टमर्स को, बिकॉज क्रेडिट कार्ड का बिजनेस काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस है इनके लिए, और उसमें क्योंकि आपके क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा होता है तो आपको मार्जिन यील्ड भी ज्यादा रखना पड़ता है। तो क्रेडिट कॉस्ट जब भी आप किसी लेंडर का देखोगे तो उसके साथ में आपको मार्जिन भी देखना है, बिकॉज अगर वो मार्जिन अच्छा है और फिर अगर क्रेडिट कॉस्ट भी ज्यादा है तो वो ठीक है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो लेंडर। तो ये रीजन है, क्रेडिट कॉस्ट बैंक बोल रहा है कि इसी रेंज में रहेगा हमारा 2.2-2.3% के आसपास। आरओए को लेकर भी इन्होंने बोला है कि 15% तक का इंप्रूवमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है मैनेजमेंट इस पूरे FY25 के अंदर। पिछले साल का आरओए था इनका 1% का, और FY25 के एंड में बैंक बोल रहा है हमारा आरओए जाएगा 1.15%। तो आरओए में अच्छा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करने का मतलब क्या है कि एसेट क्वालिटी में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगा, बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा। ये 2 पॉइंट हो गया। अब आरओई को लेकर के एक थोड़ा सा कंसर्न है
बिकॉज अभी जो इनका आरओई है वो 10% से भी नीचे ही है, 9.8% का आरओई है। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था FY26 का कि 14-15% तक लेके लेके जाएंगे इसको। अब यहां से 500 बेसिस पॉइंट का मतलब 5% का इंप्रूवमेंट आरओई में अगले 1.5 साल के अंदर काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। मैनेजमेंट कह रहा है कि उसको करने के लिए हमको फंड रेज करना पड़ेगा, जो कि प्रोबेबली अगले 1 साल के अंदर करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, इस साल नहीं करेंगे, अगले साल बोल रहा है मैनेजमेंट कि फंड रेज करेंगे। फंड रेज करने के बाद आपको अपना लेवरेज बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाके आपका आरओई जो है वो 14-15% तक जाएगा। तो आरओई वाला जो इनका गाइडेंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि FY26 तक ये 14-15% तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आरओई पे बैंक उस गाइडेंस तक पहुंच सकता है, बिकॉज FY25 आप ऑलरेडी 1.15% पे एंड करोगे। देन अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो काफी हाई चांस है कि 1.5% तक का आरओई ये बैंक अचीव कर सकता है बाय द एंड ऑफ FY26। तो ये भी बैंक काफी अच्छा लग रहा है। मार्जिन अच्छे हैं, 5.5-6% के बीच के इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। क्रेडिट कॉस्ट को लेकर के बैंक कॉन्फिडेंट है। अब इनका एक छोटा सा मतलब कंसर्न तो नहीं बोल सकते, बट एक जो नोटिस करने वाला पॉइंट अगर आपने नोट किया हो इनके अपडेट के अंदर, बैंक ने गाइडेंस दिया है अपने लोन बुक ग्रोथ का 20% का, लेकिन Q2 में इनका अपडेट कितना आया, 15% का ग्रोथ Q2 में लोन बुक का। तो गाइडेंस के अकॉर्डिंग काफी कम इन्होंने रिपोर्ट किया है ग्रोथ का नंबर। अब इसमें एक चांस ये लग रहा है कि अगर एसेट क्वालिटी में तो कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली आरबीएल को, बिकॉज हो सकता है इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा सा खराब हुआ हो, जिसकी वजह से फोर्सफुली बैंक को अपने लोन बुक को की ग्रोथ को थोड़ा सा कम करना पड़ा हो। अगर वो चांस है तो फिर री रेटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स प्राइस टू बुक तो उसका काफी लो है, 0.8 का प्राइस टू बुक है, बुक वैल्यू से भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसको अंडर वैल्यू नहीं बोल सकते। अंडर वैल्यू के लिए आपके पास एक अच्छा वैल्यू एप्रिसिएशन का रीजन होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट उसके स्टॉक को अप्रिशिएट करेगा। सो वो चांस तब हो सकता है अगर बैंक का एसेट क्वालिटी थोड़ा सा स्टेबल रहता है इस क्वार्टर में भी, और मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को रिकन्फर्म करता है कि 20% तो हम करेंगे, सेकंड क्वार्टर में मे भी कुछ एक दो चैलेंज हो सकता है जिसकी वजह से ग्रोथ कम हुआ हो, बट पूरे साल का गाइडेंस अगर बैंक मेंटेन करता है और एसेट क्वालिटी इंप्रूव रहती है, अच्छी रहती है बैंक की, तो ये भी एक बहुत सॉलिड रेटिंग का कैंडिडेट बनता है, बिकॉज बुक वैल्यू से भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जब भी मार्केट वापस से रिवॉर्ड करना स्टार्ट करेगा पूरे बैंकिंग सेक्टर को, एनबीएफसीज को, तो ये दोनों प्लेयर्स आरबीएल बैंक और आपका फेडरल बैंक एक अच्छे री रेटिंग प्लेयर्स बन सकते हैं, एक री रेटिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अपडेट तो ठीक आए हैं इनके। आईडीएफसी का तो ऑफकोर्स मतलब हमको पता ही है, पेशेंस रखना पड़ेगा, नियर फ्यूचर में कुछ खास उसका चांस लगता नहीं है। उसका भी रिजल्ट आ जाए उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दोनों बैंक रडार में रखने लायक हैं, इनका रिजल्ट आ जाएगा, मैनेजमेंट का कॉन कॉल होगा, उसको दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे आगे की अपॉर्चुनिटी कैसी लग रही है। सो ये तीन बैंक के बिजनेस अपडेट्स थे। अभी आगे हम और जिनके बिजनेसेस के अपडेट्स आए हैं उनको कवर करेंगे। प्लस आई थिंक दो कॉन कॉल Q1 के पेंडिंग है, एक तो आपका के फिनटेक का है और एक कैम्स का है। दोनों का मॉडल भी सिमिलर है और आगे का स्कोप अच्छा लगता है दोनों बिजनेसेस का, उसको भी कवर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक में उसको हम कवर करेंगे। बाकी Q2 के अपडेट्स हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे एंड आपके ऑफकोर्स जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए आप। थैंक यू वेरी मच।